नमस्कार, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आपका स्वागत है सरकार जॉब न्यूज में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं इस करंट अफेयर्स वीडियो के। तो जापान को पछाड़ कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है? भारत को इससे लाभ होने जा रहा है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएई यात्रा हुई है, तो दोनों देशों के बीच में कितने एमओयू साइन हुए हैं और वो कौन कौन से एमओयू हैं? इंपॉर्टेंट। संगीत नाटक अकादमी का दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? पहली भारतीय कंपनी का नाम बताएं जिसका बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैप 20 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। किस अदालत ने फैसला सुनाया कि डिप्टी सीएम की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है? 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 का किस शहर में आयोजित हुआ और क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किस राजनीतिक दल के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया? हालांकि कुछ वक्त बाद कुछ रोक हटाई गई है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओके आपके एग्जामिनेशन के लिए। और पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बताऊं कि कुछ ऑफर शुरू हुआ है। करंट अफेयर्स का जो मेंबरशिप प्लान है उसमें 6 मंथ के लिए, ये ड्यूरेशन के लिए और कुछ हजार बच्चों के लिए काफ़ी छूट दी गई है। तो देखिए जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की तैयारियां शानदार होगी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन बन गया है, या यह स्थान कौन सा देश ने, किस देश ने पा लिया है? आंसर होगा जर्मनी। जापान की जो अर्थव्यवस्था है वो अप्रत्याशित रूप से संकुचित हुई है, कम हुई है, जिससे यह देश मंदी की ओर आगे बढ़ रहा है। एक और देश है ब्रिटेन, वो भी मंदी की ओर आगे बढ़ रहा है, उसके बारे में बताएंगे आगे। तो एक बार मैप के जरिए देख लेते हैं, फिर समझ में बहुत कुछ अच्छी तरह से आ जाएगा। तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत। और जापान कहाँ है? जापान इस तरफ है, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है जापान। तो जापान, उसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। यहाँ सम्राट होते हैं, नारुहितो नाम है उनका, और प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा। यहाँ की मुद्रा है जापानी येन और आबादी है 12.5 करोड़ मात्र, और ज़्यादातर बूढ़ी आबादी है। ओके, तो हुआ ये है कि अभी हाल ही में डेटा जारी हुआ है जापान की गवर्नमेंट के द्वारा, और 2023 की अंतिम तिमाही का ये आंकड़ा है, अभी फरवरी में जारी हुआ। और इससे ये पता चला कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था से जापान का जो की अर्थव्यवस्था का आकार है जो छोटा रह गया है। जापान में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 2023 के अंतिम 3 महीने में 0.4% की वार्षिक गति से सिकुड़ गया है। ओके, तो अब ये देख लेते हैं कि टॉप 5 जो अर्थव्यवस्था है वो कौन कौन है दुनिया की। तो नंबर 1 पर यूएसए है यानी अमेरिका, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे जापान है और फिफ्थ पे अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो ये जर्मनी जो है वो अब उसने स्थान तीसरा प्राप्त कर लिया है, जो पहले चौथे स्थान पर हुआ करता था। एक बार जर्मनी को भी देख लेते हैं मैप के जरिए। तो ये तो रहा अपना प्यारा भारत, और जर्मनी यूरोप में है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ओके, यहाँ पर चांसलर होते हैं, जो चीफ होते हैं वो, उनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। राजधानी बर्लिन है और मुद्रा है यहाँ की यूरो। अब सवाल ये है कि जर्मनी से पिछड़ने का कारण क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, खासतौर पर अगर आप यूपीएससी और तमाम पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो, और बाकी एग्जामिनेशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और इससे इकोनॉमिक्स के बहुत सारी चीज़ें कवर भी हो रही हैं आपकी। तो सवाल यहाँ पर है कि जर्मनी से पिछड़ने का आखिर कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है मुद्रा का अवमूल्यन है, या कहें मुद्रा का जो उसकी कीमत है ना, उसका ह्रास होना है, कम होना है। 2022 और 2023 में डॉलर के मुकाबले येन जो है ना 18% से अधिक उसमें गिरावट आई है, इतनी ज़्यादा। और उससे क्या हुआ है? डॉलर के मुकाबले यूरो की दूसरी ओर क्या हुआ है कि यूरो की स्थिरता हुई है, तो जर्मनी ने थोड़ी सी बढ़त हासिल की और जापान ने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको संकुचित किया। दूसरी बात क्या है? जापान में मंदी, लगातार 2 तिमाहियों से आर्थिक संकुचन हो रहा है, और इससे ये पता चलता है कि वहाँ पर टेक्निकल तौर पर रिसेशन हो चुका है, और जीडीपी रैंकिंग में ये जर्मनी उससे आगे बढ़ गया है। एक और बात है, ये देश बढ़ती उम्र, घटती आबादी से जूझ रहा है, इससे उसकी जो आर्थिक विकास की संभावनाएं हैं वो सब प्रभावित हो रही हैं।
जापानी जो उपभोक्ता है उनको भोजन, ईंधन और अन्य सामानों को हासिल करने के लिए महंगाई से जूझना पड़ रहा है। जापान अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 94% और खाद्य पदार्थ का 63% आयात करता है। और भी कुछ कारण, उसकी वजह से क्या हुआ कि येन यानी वहाँ की जो मुद्रा है जापानी येन, वो कमज़ोर होता गया और वहाँ महंगाई की स्थिति बढ़ती चली गई। कमज़ोर येन की वजह से वहाँ नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जो महंगाई है वो बहुत बुरी तरीके से घर कर गई है। लेकिन जर्मनी की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पर ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि 2010 तक जापान की जो अर्थव्यवस्था थी वो दुनिया में दूसरे स्थान पर थी, सबसे बड़े में। लेकिन 2010 में चीन ने जापान को पीछे छोड़ दिया। नंबर 1 अमेरिका, उसके बाद जापान था, लेकिन फिर जापान की स्थिति तीसरी हो गई और दूसरे स्थान पर चीन ने ले लिया था। और अब फिसल कर हम लोग देख रहे हैं कि चौथे स्थान पर आ गया है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात बताऊं मैं, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसका आकलन है कि 2026 में जापान को भारत पीछे छोड़ देगा। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है इस वक्त, और IMF के मुताबिक, आगे मैं बताऊं, IMF के मुताबिक जो बढ़ती हुई युवा आबादी है भारत में, उसकी वजह से भारत 2026 में जापान और 2027 में जर्मनी से भी आगे निकल जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि IMF के मुताबिक 2026 में भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चौथे स्थान पर आ जाएगा और 2027 तक तीसरे स्थान पर आ जाएगा, ऐसा IMF का कहना है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, भारत में युवा आबादी बहुत ज़्यादा है और ये 35 वर्ष से कम ये आबादी है ज़्यादातर की। और दूसरी अगर हम देखेंगे जापान और जर्मनी की, तो वहाँ की जो बुजुर्गों की आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। और चूँकि जब कामगार ही नहीं रहेंगे, बहुत कम हो जाएंगे, तो फिर उस देश की जो आर्थिक विकास दर है वो कम होती है। ओके, और यहाँ मैं एक न्यूज़ दिखा देना चाहता हूँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का है और ये 16 फरवरी की खबर है। क्या लिख रहा है? जापान एंड द यूके ऑफिशियली इंटर अ रिसेशन, यानी दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ब्रिटेन और जापान वो मंदी के भंवर में फंस चुके हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से कई सारे अखबारों ने यह छापा है कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था जो है वो 2023 की दूसरी तिमाही में ही मंदी की शिकार हो गई थी, यानी रिसेशन की शिकार हो गई थी। ओके, और वहाँ का जो GDP ग्रोथ रेट है वो 0.3% की गिरावट आ गई है, माइनस में चला गया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपने पूरी बातें समझ ली होंगी। इसका PDF भी है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ओके, और सरकारी जॉब न्यूज का जो ऐप है वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो सकती है। तो और मैं बता दूँ, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो करंट अफेयर्स की तैयारी यहाँ शानदार हो सकती है और ये करंट अफेयर्स की तैयारी आपके लिए एग्ज़ाम गेम चेंजर साबित होगा। चाहे IAS एग्जामिनेशन हो, PCS हो, रेलवे हो, SSC हो, पुलिस, टीचर, स्टेट के जो SSC के एग्जामिनेशन है, चाहे बिहार हो, UP हो और दूसरे राज्यों के, उन सब के करंट अफेयर्स की तैयारी हो सकती है। यहाँ पर दो तरह के प्लान है, एक बेसिक मेंबरशिप प्लान है और दूसरा है IAS PCS मेंबरशिप प्लान। ये 6 मंथ का मेंबरशिप प्लान है और उसमें भारी छूट चल रही है। 25,000 स्टूडेंट के लिए मात्र 150 रुपये में बेसिक मेंबरशिप प्लान है, जो कि SSC लेवल के, रेलवे, क्लर्क, इन सब के लेवल के एग्जामिनेशन के करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। और दूसरा है IAS PCS एग्जामिनेशन, जो कि मात्र 250 में, और ये सिर्फ 15,000 स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, तो अगर आपने मेंबरशिप प्लान नहीं लिया है तो तुरंत जाइए, लीजिए ये 6 मंथ का प्लान, और इसके ज़रिए तमाम एग्जामिनेशन के जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी मिल जाते हैं आपको। ओके, तो इस मेंबरशिप प्लान में और क्या क्या मिलता है, देखिए, आपको पिछले 2 सालों के करंट अफेयर्स के PDF मिल जाते हैं, 1 साल का मॉक टेस्ट मिल जाता है, वीडियो मिल जाता है, और अगले 6 महीने तक आपको अपडेट भी मिलता रहेगा। वीडियो, PDF, मॉक टेस्ट और संबंधित एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे। PDF कई तरीके के होते हैं, एक 1 लाइनर होता है, MCQ होता है, MCQ विद नोट्स भी होता है, और वीडियो के लिंक भी होते हैं ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें, पढ़ सकें। ओके, तो ऑफर चल रहा है, तुरंत जाइए, सरकारी जॉब न्यूज को जो ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? स्पीकर आज नंद किशोर यादव BJP के सीनियर लीडर हैं।
और पूर्व मंत्री हैं नंदकिशोर यादव, तो उनको सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा का नया स्पीकर चुन लिया गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता विपक्ष वो दोनों उनको वहाँ चेयर तक ले गए, वहाँ बैठाया उन्होंने, ठीक है। तो पहले उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव और अब वो नेता विपक्ष हो गए हैं। ओके, तो यहाँ मैं बताऊं कि नीतीश कुमार के पाला बदलने की वजह से बार बार 2020 के विधानसभा के चुनाव के बाद से ये तीसरी बार है जब अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ है। ये तीसरे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ओके, नंदकिशोर यादव से पहले अवध बिहारी चौधरी वो अध्यक्ष रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा के दौरान फरवरी 2024 में दोनों देशों के बीच में कितने समझौता ज्ञापन यानी एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस पर सिग्नेचर किए गए हैं? कौन कौन से हैं एक बार फटाफट आपको बताते हैं। तो पहला है इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग का एमओयू। इसमें क्या है कि ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा व्यापार सहित जो एनर्जी के जो तमाम रास्ते हैं उन सब में काम होगा, दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दूसरा क्या है, भारत पश्चिम एशिया जो आर्थिक गलियारा है यानी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है भारत से लेकर और यूरोप तक, तो उसके लिए जो इंटर गवर्नमेंटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा तो उसके लिए समझौता हुआ। इससे क्षेत्रीय जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी यूएई के साथ साथ में उधर यूरोप तक। ओके, इसके बारे में मैंने अलग से खास तौर पर बताया हुआ है एक वीडियो में। आगे अगला मुद्दा क्या है, डिजिटल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के सहयोग के लिए एमओयू साइन हुआ। इसमें क्या होगा कि टेक्निकल नॉलेज कौशल और विशेषज्ञता को साझा किया जाएगा एक दूसरे देशों के बीच में। अगला क्या है, दोनों देशों के राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव के बीच में सहयोग के प्रोटोकॉल का सिग्नेचर हुआ है। इसमें यह होगा कि जो अभिलेखागार है तो उसके यानी आर्काइव के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब को लेकर भी एक दूसरे को सहयोग मिलेगा। अगला पॉइंट क्या है, विरासत और संग्रहालयों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ। इसमें दोनों देशों के बीच में क्या है कि व्यापार को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ में जो विरासत स्थल हैं समुद्री खासतौर पर, जैसे भारत में लोथल है, ओके, गुजरात का जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर है तो उसमें काफ़ी सहयोग मिलने की उम्मीद है। अगला पॉइंट क्या है, त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म यानी जो यूपीआई है भारत का और यूएई का भी है एक आनी AANI। ओके, तो इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है। इससे क्या होगा, दोनों देशों के बीच में निर्बाध पेमेंट का आदान प्रदान हो सकेगा। ठीक है, और घरेलू डेबिट या क्रेडिट कार्ड को लेकर तो इससे क्या होगा कि भारत का जो रुपे कार्ड है उसको दुनिया में स्वीकृति मिल रही है, यूएई में भी इसको मान्यता मिल रही है। ओके, तो क्लियर होगी बात। 7 एमओयू साइन हुए हैं इंपॉर्टेंट। और अब यूएई को देख लेते हैं, प्यारा भारत है और यूएई जो है ना यूनाइटेड अरब अमीराट्स वो यहाँ पर है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है यूनाइटेड अरब अमीराट्स। यहाँ की राजधानी है, कैपिटल है यहाँ का आबू धाबी और यहाँ राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर भी है यहाँ पर, वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। और मुद्रा है यूएई दिरहम। आबादी 92 लाख के आसपास है और 8 लाख से ज़्यादा तो वहाँ भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्रीय केंद्र, उसका जो क्षेत्रीय केंद्र है तो वो किस शहर में स्थापित किया है जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्घाटन किसने किया है वो भी आगे बताते हैं। आंसर का इसका हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में ये स्थापित हुआ है। इंपॉर्टेंट ये संगीत नाटक अकादमी है, उसका क्षेत्रीय केंद्र। और क्या कहा जाएगा ये भी सवाल हो सकता है आपके लिए। तो इसका उद्घाटन फरवरी में पूर्व राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। हैदराबाद में इस सेंटर का उद्घाटन किया। यहाँ पर क्या होगा तो म्यूजिक, इसके अलावा जो लोक संगीत है, आदिवासी कला है, थिएटर, कठपुतली और बहुत सारे जो रूप हैं कलाओं के
उसको लेकर उसके संरक्षण के लिए यहाँ पर एक काम होगा। ओके, अच्छा, संगीत नाटक अकादमी वो क्या है? वो भारत सरकार की ओर से स्थापित कला को लेकर ये पहली राष्ट्रीय अकादमी है। इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। मुख्यालय दिल्ली में है और उस मुख्यालय को कहते हैं रविंद्र भवन, और ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आप बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये है, पहली ऐसी भारतीय कंपनी का नाम बताएं जिसका बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20 लाख करोड़ के पार पहुंच गया। आंसर का रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। ये मुकाम हासिल करने वाली ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत की पहली कंपनी है। और दुनिया में अगर बात करेंगे कि 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने के मामले में ये दुनिया की कौन सी कंपनी है, तो 48th कंपनी है। ओके, तो 13 फरवरी की बात है जब इसका जो शेयर का है वो वैल्यू बढ़ा, और इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, उसका मतलब हुआ कि बाजार में उसकी कीमत क्या है, उसके जो तमाम शेयर हैं उस सब को जोड़ लिया जाए तो कितना होता है। ओके, तो ये स्थिति देख रहे हैं आप, 20 लाख करोड़ पार कर गया। पहले स्थान पर रिलायंस है, दूसरे स्थान पर मार्केट कैपिटलाइजेशन के क्षेत्र में दूसरे स्थान पर TCS है 14.95 लाख करोड़ रुपए। तीसरे स्थान पर HDFC, चौथे पे ICICI बैंक, और पांचवें स्थान पर है इन्फोसिस। अच्छा, इसके चीफ कौन है? मुकेश अंबानी इसके चेयरमैन है और भारत के सबसे अमीर आदमी है। उनका जो टोटल नेटवर्थ है ना वो 9.38 लाख करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अदालत ने फैसला सुनाया कि राज्यों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है, यानी उप मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो असंवैधानिक नहीं है? आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, न्यूज़ देखना है द हिंदू में। देखिए, बहुत सारे लोग पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट के पास कि संविधान में डिप्टी सीएम का कोई पद नहीं दिया हुआ है, तो ये असंवैधानिक होता है, और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से कि असंवैधानिक घोषित करिए आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी को ये फैसला सुना दिया कि राज्यों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो पद असंवैधानिक नहीं है। तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ उनके नेतृत्व में 3 जजों की बेंच ने ये बातें कही हैं, और अदालत ने ये कहा डिप्टी सीएम का जो पद है वो एक ओहदा है जो सीनियर लीडर को दिया जाता है। सरकार में पार्टियों के गठबंधन या अन्य वरिष्ठ नेताओं को ज़्यादा महत्व देने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। ओके, और डिप्टी सीएम जो है वो राज्य सरकार में चीफ मिनिस्टर के बाद सबसे अहम मंत्री होता है। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका गई थी, और उसका सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि ये संवैधानिक है डिप्टी सीएम का पद। ओके, और इस वक्त देश में अगर फरवरी 2024 तक की बात करें तो 14 राज्यों में 26 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। कई जगह 2-2 हैं, कुछ तो 3-3 भी हैं। अगला क्वेश्चन, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया? आंसर का पर्थ। ये पर्थ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। कब आयोजित हुआ है? 9 और 10 फरवरी को। और इस पर की थीम क्या थी? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर ये था। ओके, तो ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, और ये टुवार्ड्स स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशन, ये था थीम इस बार का। ओके, और इसमें देखिए आप कि 40 देशों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, और इसमें एक हेड ऑफ स्टेट ने भी हिस्सा लिया। कौन? श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। ओके, तो ये क्या है ये हिंद महासागर सम्मेलन? देखिए, ये हिंद महासागर के क्षेत्र में जो तमाम देश हैं उसके लिए प्रमुख परामर्शदात्री मंच है, कंसल्टेटिव फोरम है ये, और इसको भारत फाउंडेशन और अन्य देशों के सहयोग से आयोजित किया जाता है, और उसमें प्रमुख भूमिका भारतीय विदेश मंत्रालय की होती है, यानी स्पॉन्सर्ड होता है ये भारत फाउंडेशन और भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा। पहली बार इसका जो सम्मेलन है वो 2016 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर चीन जो है ना वो
दखल देने की और घुसने की कोशिश करता रहा है। तो खास तौर पर भारत की ओर से ये एक फोरम है जो कि हिंद महासागर के क्षेत्र के जो तमाम देश हैं उनके साथ डायलॉग रखना, बातचीत रखना और उनके साथ मतलब चीज़ों को का जो है एक दूसरे को सहयोग लेना, सहयोग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम फरवरी 2024 में 7 साल के निचले स्तर पर आ गई थी। इसकी रैंकिंग बताएं। इसकी रैंकिंग है 117। अभी हाल ही में ये रैंकिंग जारी हुई है। अलग अलग वक्त पे रैंकिंग जारी होती है, तो उसमें जो राष्ट्रीय टीम है, पुरुष टीम, वो 15 स्थान नीचे गिर गई है, 117 स्थान पे आ गई है। पिछले 7 साल का निचला स्थान है। वजह क्या है ये बताया जा रहा है कि AFC जो एशियन कप होता है उसमें भारत को पराजय मिली थी और इसकी वजह से भारत की रेटिंग को नुकसान पहुंचा है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कप्तान कौन है? सुनील छेत्री हैं। ओके, अच्छा सवाल हो कि फीफा रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो है अर्जेंटीना, नंबर 1 स्थान पे है। सेकंड पे है फ्रांस, थर्ड पे इंग्लैंड, फिर बेल्जियम और फिर ब्राज़ील है। ओके, फीफा की ओर से ये आंकड़े जारी हुए हैं। उसके अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आयकर विभाग ने यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किस राजनीतिक दल के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया, जिसके बाद इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कुछ रोक हटाई है उस पर से? आंसर का कांग्रेस। ओके, क्या है? कांग्रेस। तो ये जो बात सामने आई इसके बारे में ये 16 फरवरी को कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा गया कि पार्टी के जो तमाम बैंक खाते हैं उन सबको फ्रीज कर दिया गया है। उसके राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा यूथ कांग्रेस, इन दोनों के 210 करोड़ रुपए की उनसे रिकवरी मांगी गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और क्यों ऐसा हुआ है? तो 2018-19 के लिए जो IT रिटर्न दाखिल करना था उसमें 45 डेज़ की देरी हो गई थी और इसलिए ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ये कार्रवाई की गई है। और इसके बाद फिर पार्टी पहुंची अपीलेट अथॉरिटी के पास। उसके बाद कुछ राहत दी गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ना तो बिजली भर पा रहे थे, बिजली का बिल, ना कर्मचारी को सैलरी दे पा रहे थे। हालांकि खाते चालू हो गए हैं लेकिन रकम जो है ना वो ज़्यादातर वो फ्रीज है वहाँ पर। ओके, और काफ़ी कुछ रकम फ्रीज है और ये कहना है कि चूँकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि आपको ये इतनी रकम रिकवरी देनी है, 100 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसलिए ये फ्रीज किया गया है। और इनकी पार्टी का कहना है कि उस रकम से कम ही उनके पास, मतलब वो जो जितना फ्रीज करना है उससे कम ही रकम इस अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो चुनाव आने वाला है, उससे पहले ये एक पॉलिटिकल पार्टी पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बड़ा कदम उठाया। ठीक है, बहुत सारी बातें कांग्रेस ने कही हैं, तो वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं। यहाँ करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट जो बात है वो मैंने आपको बताई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि दी है? आंसर का नोएडा। देखिए, दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, विश्व जल पुरस्कार 2023-24। उसी के दौरान ये नोएडा को जल योद्धा की उपाधि दी गई है। ये हर साल एक शहर को दी जाती है उपाधि। और क्यों दी गई? तो क्योंकि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP उसका खिताब इसने जीता। इसके अलावा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उस पर इस शहर ने बेहतर काम किया है। ओके, तो इस वजह से इसको ये खिताब मिला है। नोएडा जो है वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला है, उसी का एक शहर है, सिटी शहर है, और एक अथॉरिटी भी है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। अब मिलेंगे कल मॉर्निंग को, यानी संडे को वीकली करंट अफेयर्स होता है, देखिएगा ज़रूर वीकली। और डेली का जो करंट अफेयर्स है वो मॉर्निंग को, मंडे टू सैटरडे आता है। ओके, बाय।